गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस के बारे में। अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस में जो भी कंपनियां अच्छी कर रही है उसमें से दो तीन जो कंपनियां हैं जो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 प्लेयर्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उनके Q3 के रिजल्ट्स कैसे थे और ये जो बियर फेज का एक जो फेज चल रहा है जिसके अंदर बहुत सारी स्टॉक की बहुत बुरी पिटाई हो चुकी है, स्पेशली डिफेंस, PSUs, इन सारे सेक्टर्स में जो रिटेल फ्रेंजी स्टॉक थे। कंपैरेटिवली आप अगर अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस के जो स्टॉक उठा के देख लो तो उसमें उतनी ज़्यादा गिरावट है नहीं है। इसका रीज़न भी वही है क्योंकि इंडिया में जो रेट कट हुई है उसके साथ सबसे ज़्यादा बेनिफिशरीज जो होते हैं वो NBFCs होते हैं और NBFCs में सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी होती है अफोर्डेबल हाउसिंग वाले स्पेस में, क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ फंड कम हो जाती है, क्रेडिट कॉस्ट कम हो जाती है और जिसका बेनिफिट आपके पैट के ऊपर दिखता है। इसीलिए आप देखोगे इस पूरे बुल रन में बजाज फाइनेंस जैसा स्टॉक वो नीचे नहीं गिरा है, क्योंकि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जितनी ज़्यादा होगी और वहाँ पर रेट्स कट आए हैं जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी है उसको होगा। हालांकि बजाज हाउसिंग फाइनेंस में वो चीज़ अलग है क्योंकि उस केस में वो IPO आया था और IPO तो मतलब नई दुल्हन होती है जिसको सजा के भेज दिया जाता है मार्केट में। तो पहले तो स्टॉक नीचे आता है और वहाँ से ऊपर जाता है, लेकिन देयर इज़ नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। इस वीडियो में अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। इसमें से 3 कंपनियाँ जो अच्छा काम कर रही है, पहले तो इंडिया शेल्टर, सेकंड इज़ एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस और थर्ड इज़ होम फर्स्ट फाइनेंस। इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे आवास फाइनेंशियल्स हो गया, बजाज हाउसिंग फाइनेंस जैसी कंपनी होगी। बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट्स आए हैं, उनके Q3 के रिजल्ट्स को पढ़ना, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग ऐसा स्पेस है जो जिसका सबको ज़्यादा बेनिफिट ये रेट कट की वजह से हो गया। जो RBI ने जो रेपो रेट कट किए हैं 25 बेसिस पॉइंट से 6.5 से 6.25, जिसका सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी ये NBFC स्पेस होता है और अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्पेस होता है। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो समझेंगे कि इंडिया शेल्टर्स के बारे में। इंडिया शेल्टर्स जो है वो 8,000 करोड़ और मार्केट कैप की कंपनी है। आप अगर देखोगे इसके ROE के परसेंटेज 14-15% में रहते हैं। बुक वैल्यू जो है वो 3.26 के अराउंड है और काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस भी है और बहुत ज़्यादा गिरावट स्टॉक में नहीं आए हैं। देयर इज़ नो बाय सेल एंड रिकमेंडेशन। आई एम नॉट SEBI रजिस्टर्ड एनालिस्ट हु कैन सजेस्ट यू द स्टॉक, बट दिस इज जस्ट अ फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ द कंपनी फॉर द गिवन पब्लिक इन्फॉर्मेशन इन देयर PPTs एंड द कॉन कॉल। तो एप्टस ये जो इंडिया शेल्टर जो कंपनी है, छोटी कंपनी है, मेनली टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज़ और नए जो होम लोग बना रहे हैं उनको होम लोन देने के लिए ये कंपनी है। तो मेनली लोन डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज़, डायरेक्ट होम बिल्डिंग के लिए। तो इनमें ये काम करती है। इनका एवरेज टिकट साइज़ होता है वो 10 लाख के दौरान होता है। मेनली ये सैलरीड लोगों को या सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को, शॉपकीपर्स हो गए, आपके फार्मासिस्ट हो गए, छोटे मोटे जॉब चलाने वाले लोग हैं, उनको ये लोन देते हैं। और ऑब्वियसली जो सैलरीड पर्सनस हैं उनको भी लोन देते हैं। सबसे इनका जो फोकस है वो टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में है। सबसे ज़्यादा डिस्टर्समेंट में जो है वो टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में वो लोग करते हैं। और आप अगर देखोगे ये पूरा जो ये जो ऐसे इंडिया शेल्टर का जो लोन बुक है वो सिक्योर्ड लोन है। इसमें कोई भी इनसिक्योर्ड लोन नहीं है, जैसे माइक्रो फाइनेंस लोन नहीं है। जो क्रेडिट ग्रामीण, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हो गया, सूर्योदय हो गया, उज्जीवन हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, उस तरीके का ये काम नहीं करती है। इनका जो पूरा बुक होता है वो सिक्योर्ड होता है, मतलब कोलैटरल के अगेंस्ट इनको लोन दिया जाता है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंसेस है इसमें। तो इसमें आप देखोगे टायर 2 टायर 3 इसमें ये लोग काम करते हैं। टिकट साइज, एवरेज टिकट साइज 10 लाख है। तो ये जो पूरा गेम है ये अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का, ये पूरा वॉल्यूम का गेम है। जितना ज़्यादा आप डिस्बर्समेंट करोगे उतना ज़्यादा आपको यील्ड मिलेगा। नॉर्मली टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में इनको 13-14% का यील्ड मिलता है जो वो लोन देते हैं उसके अगेंस्ट। इसका जो स्प्रेड आप देखोगे 6% का स्प्रेड होता है, जो मतलब आपका आपने लोन दिया है और आप लोन लिया है और लोन दे रहे हो, उसमें जो गैप जो होता है, तो मतलब वो जो गैप होता है वो 6% का होता है। ये भी किसी नेशनल हाउसिंग फाइनेंस बोर्ड से पैसे लेते हैं, किसी बड़े बड़े बैंक से पैसे लेते हैं और उनको टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में लोन देने के लिए काम करते हैं। सबसे इनकी जो खासियत है, इनके जो MDs है, तो वो गृह फाइनेंस के पहले MD हुआ करते थे, तो इनके वो चेयरमैन हैं। तो एक बड़ी अच्छी मैनेजमेंट की टीम है, इस धंधे को बहुत अच्छी तरीके से समझती है। और सबसे अच्छा बात इस मुझे लगा कि अगले कुछ सालों के लिए, 2-3 सालों के लिए उन्होंने गाइडेंस दिया है कि 30 to 35% की AUM ग्रोथ का उन्होंने गाइडेंस दिया है।
तो ये अच्छी बात है। और उनके Q3 के रिजल्ट्स भी आप देखोगे, वहाँ पर आपकी जो लोन में मतलब जो AUM बढ़ा था उनका 7,600 करोड़ के ऊपर उनका AUM है, वहाँ पे 36% की YOY लेवल के ऊपर ये जो आपका Q3 की ग्रोथ रही थी। डिसबर्समेंट देखो 28% की है, और पैट जो है उनको 59% से बढ़ा है, मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज उनको कहीं ना कहीं मिला है। उनका जो आप अगर देखोगे कॉस्ट टू एक्सपेंस टू AUM रेशो है वो भी कम हुआ है 4.3% के लेवल के हिसाब से। उनकी जो ROE का परसेंटेज है वो नॉर्मली 13-14 और ऊपर चढ़ के 15% पे ऊपर ROE गया है। तो ROE का जो ट्रैक है वो नीचे से ऊपर तक जा रहा है। कंपनी छोटी है, अगला गाइडेंस भी 30-35% का उन्होंने दिया है, और सबसे ज़्यादा इस अफोर्डेबल स्पेस में सबसे ज़्यादा तेज़ ग्रोथ करने वाली ये कंपनी है। नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, अगेन आई एम टेलिंग, बिकॉज इट्स अ स्मॉल कंपनी। नो, I'm not SEBI registered analyst to give you all these buy and sell recommendation, but this is just a fundamental analysis of the stock. तो आप अगर देखोगे कि डिसबर्समेंट जो हुई है वो भी 28% से हुई है, और कुछ 15 स्टेट में इन लोगों का प्रेजेंस है। 265 ब्रांचेस इनके हैं। उन्होंने गाइडेंस दिया था साल के शुरुआत में कि 40-45 नए ब्रांचेस खोलेंगे। इन 9 महीनों में 2025 में 42 ब्रांचेस वो खोले हुए हैं। तो गाइडेंस के हिसाब से वो लोग काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा था कि क्रेडिट कॉस्ट जो है वो भी हम मेंटेन रखेंगे, उन्होंने मेंटेन रखा है उस चीज़ को। आप अगर देखोगे स्प्रेड जो है उन्होंने 6% बताया था, वो 6% के स्प्रेड है। उनके GNPA NPA के नंबर देखोगे वो भी विद इन लिमिट है। GNPA कुछ 1.2% के लेवल पे होगा, 0.8% उनका NPA का नंबर होगा, तो वो भी अच्छा है। तो कोई इश्यूज़ यहाँ पर नहीं है। जैसे माइक्रो फाइनेंस में इशू चल रहे हैं वैसा कोई इशू मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आता है। ये जो सिक्योर्ड लोन का जो स्पेस है, अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी ये हुआ था कि हमारे गवर्नमेंट ने, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत अच्छी तरीके से चलाया उनके अपने कार्यकाल में, पूरे 15 साल में। तो इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी हुआ है, क्योंकि PM आवास में जो भी लोगों को सैंक्शन लोन मिलता है, जहाँ से 20% का लोन ये इंडिया शेल्टर्स की तरफ से जाता है। तो ये थोड़ी सी अच्छी बात है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अगर देखोगे टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में देयर इज़ अ ह्यूज स्कोप टू हैव द हाउसेस। स्टिल इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। गांव में अभी भी बहुत सारे लोगों को मतलब नीड है टू बिल्ड देयर ओन हाउसेस। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बहुत सारी नीड है, तो मार्केट बड़ा है, डिमांड ज़्यादा है इंडिया में, और आपको सिर्फ एग्जीक्यूशन के ऊपर काम करना है, वॉल्यूम के ऊपर काम करना है। जितने ज़्यादा ब्रांचेस खोलोगे आप, ये मुझे लगता है 2015 में कुछ 4-5 स्टेट में थी, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। मुझे लगता है 2021 तक 15 स्टेट तक चली गई, वहाँ पर कुछ 130 ब्रांचेस थे। 15 स्टेट में ही आप अपना प्रेजेंस बढ़ाया 255 ब्रांचेस का। तो कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे Q3 के इसमें अच्छा है, Q2 के भी परफॉर्मेंस आप देखोगे तो अच्छा है। तो कंपनी कंसिस्टेंस लेवल के ऊपर अच्छा काम वो करते जा रही है, ठीक है। और कंपनी का गाइडेंस भी उस तरीके से है। कंपनी में NPA के नंबर्स देखो, वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रहा है। उनका सबसे ज़्यादा बुक जो था वो होम लोन का है, होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का है। नॉर्मली आपने अगर देखा होगा, एक फिक्स्ड रेट होता है और एक होता है वेरिएबल रेट। नॉर्मली इनका 50 से 60% का पोर्टफोलियो जो था वो फिक्स्ड रेट में था, और जो 40% का था वेरिएबल रेट पर था। इसका क्या मतलब होता है? वेरिएबल अगर आपने लोन दिया हुआ है तो मान लो कि आपने ये RBI ने रेट घटा दिए, तो आपको भी वो पास ऑन करना पड़ता है कस्टमर को। लेकिन फिक्स्ड रेट में वो ऐसे नहीं होती है। फिक्स्ड रेट में आपको यील्ड उसी हिसाब से मिलता रहता है, अगर RBI ने रेट कम किए तो भी। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वेरिएबल होना अच्छी बात होती है, क्योंकि अगर RBI ने रेट ऊपर की तरफ बढ़ा दी है बाद में जाके, तो भी इनको फ़ायदा होता है। लेकिन फिक्स रेट में अगर आप हो तो उसमें आपको डिसएडवांटेजेस होती है। तो इनका कहना है कि हमारा जो पूरा लोन बुक है वो अभी 60% फिक्स रेट में है और 40% वेरिएबल में है। हम थोड़ा आगे जाके इसको कम करेंगे, वेरिएबल की तरफ लेके जाएंगे, तो इनको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा आगे जाते हुए। और इनका एक कहना है कि ये जो गवर्नमेंट ने 2016 से MCLR करके जो लाया था, मार्जिनल कॉस्ट रेट ऑफ फंडिंग, मार्जिनल कॉस्ट रेट ऑफ लेंडिंग की तरफ से, MCLR जो होता है, जो मतलब आप एक बैंक से इन NBFCs को लोन देते हो, बैंक से वो लोन लेते हैं। लेकिन ये जो बैंक जो है, मतलब RBI ने अगर रेट कट किया है 6.5 से 6.25,
ये जो बैंक होती है वो उस टाइम के समय से सब कस्टमर को वो पास ऑन नहीं करती थी। इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि तुम MCLR के तरफ से करो, क्योंकि तुम एक रेट डिसाइड करो। अगर मान लो कि 25% से गिरावट हो गई है ये रेपो रेट में, तुम 10 से 15 से कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर कस्टमर्स एंड ऑल दैट। तो वो बेनिफिशियरी बैंक को दिया गया है। तो ये बहुत सारे बैंक से पैसा उठाते हैं MCLR रेट के ऊपर। तो उनका कहना है कि हालांकि इंडिया में रेट कट हुआ है, लेकिन उसका बेनिफिट आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि उनका कहना है कि ये बैंक के ऊपर डिपेंड करेंगे कि बैंक कितना वो पास ऑन करेंगे MCLR के थ्रू, क्योंकि उनका जो पूरा फंडिंग आता है इन NBFCs का, इंडिया शेल्टर जैसे, वो बैंक से आता है मोस्टली। और इसमें क्या होता है कि वो लोग 10-15 से करेंगे तो ये जो पूरा बेनिफिट है वो उधर तक पास ऑन नहीं होता है। उनका कहना है कि 6-9 महीने इसमें लगेंगे इस सारी प्रोसेस में, जो हमें बेनिफिट मिलने के लिए, क्योंकि रेट कट हुआ है तो NBFCs को फायदा होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो डिपेंड होता है कि आपका लोन बुक कैसा है। MCLR के ऊपर ज़्यादा लोन बुक है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। इसमें सब सारी चीज़ें अच्छी है, प्रमोटर अच्छे हैं, और आप अगर देखोगे इनमें सबसे ज़्यादा इन सारी चीज़ों में एक थोड़ा सा मुझे रिस्क फैक्टर लगता है वो एट्रिशन का। आप अगर देखोगे लोन के लिए इनके क्रेडिट ऑफिसर होंगे, कलेक्शन ऑफिसर्स हैं, ब्रांच मैनेजर्स रहते हैं, रीजनल मैनेजर्स रहते हैं, पूरा स्ट्रक्चर फिक्स है। लेकिन होता यह है कि आप अगर मध्य प्रदेश जैसे बड़े स्टेट में जाओगे जहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ जो बड़े जो हायरार्की थे, मतलब ब्रांच मैनेजर लेवल, एरिया मैनेजर, उन्होंने कुछ रिज़ाइन किया था। तो उनके कुछ कस्टमर्स होते हैं जिनको वो लोग एरियाज़ को मैप आउट करते हैं, वहाँ से काम करते हैं, तो वो कस्टमर रिलेशनशिप चला जाता है। मान लो कि उस बंदे को लेके दूसरी कंपनी में उसको जॉब मिल गई, तो वो सारे जो कस्टमर्स है इंडिया शेल्टर से, वो मान लो कि होम फर्स्ट फाइनेंस में चला गया, तो अपने सारे कस्टमर्स को वो उस तरफ से शिफ्ट करने की कोशिश करता है। तो ये जो प्रॉब्लम में होता है कि एट्रिशन रेट इज़ इंपॉर्टेंट इन दिस काइंड ऑफ कंपनी। छोटी कंपनियां होती है, वॉल्यूम का गेम खेल रही है, इनका आप देखोगे 37 to 38% इनका एट्रिशन का रेट है, जिसमें भी 1 साल के ऊपर अगर आप बंदा कोई इंडिया शेल्टर में है तो उसका एट्रिशन रेट 15 से 17 है। वो मुझे लगता है ज़्यादा है। तो इसमें एक थोड़ा सा रिस्क बना रहता है, क्योंकि MP में इनका एक प्रॉब्लम हुआ था, जहाँ पर MP में इनकी डिसबर्समेंट के प्रॉब्लम चालू हो गए थे। मतलब इनके कोई ब्रांच मैनेजर, एरिया मैनेजर के 1-2-3 लोग थे, इंपॉर्टेंट लोग थे, जिन्होंने रिज़ाइन किया, वो चले गए, और जिसकी वजह से वहाँ पर प्रॉब्लम ये हुआ कि उनके डिसबर्समेंट की लोन की ग्रोथ ही चली गई उस स्टेट में। तो उनका कहना है कि कंपनी ने मैनेजमेंट के कॉन कॉल में यही कहा है कि हम थोड़ा सा केयरफुली वॉच आउट कर रहे हैं, हमने नए लोग वहाँ पर अभी डाल दिए हैं, लेकिन इट विल टेक सम टाइम टू डू दैट। तो इनका कहना है कि उस एट्रिशन रेट के इश्यूज़ को अवॉइड करने के लिए उन्होंने ESOP देना शुरू कर दिया है। पहले वो 10% पूरे कंपनी लेवल में 10% लोगों को वो ESOP देते थे, अभी 25% लोगों को वो लोग ESOP दे रहे हैं, जिसमें ब्रांच मैनेजर्स हो गए, एरिया मैनेजर्स हो गए, रीजनल सेल्स मैनेजर्स हो गए, जिनको वो लोग मतलब अभी ESOP दे रहे हैं। ESOP मतलब जैसे आपकी स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगी उनको भी पैसा थोड़ा मिलता चला जाएगा। तो वो ESOP एम्प्लॉयज़ को दिया है, तो एक मोटिवेशन के तौर पे दिया है, ताकि वो एट्रिशन रेट वहाँ पर आगे ना बढ़े। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और एक ये इंडस्ट्री फेस कर रहा है एज इन जनरल, ये है कि ये बैलेंस ट्रांसफ़र आउट जो होता है। मतलब मान लो कि आपने किसी NBFC से अपना घर बनाने के लिए लोन लिया है 13-14 इंटरेस्ट रेट के ऊपर, ठीक है। तो बाद में क्या हो गया कि इंटरेस्ट रेट कम हो गए, लेकिन आपने फिक्स रेट के ऊपर लोन लिया हुआ है और आपको लोन को रीपेमेंट करिया है। आप किसी बैंक पे पास चले जाते हो, वो बोलता है कि मैं 8-9% पे ये बैलेंस ट्रांसफ़र आउट फैसिलिटी देता हूँ, जिसको BT आउट कहते हैं। जिसका एक थोड़ा सा प्रॉब्लम इनको हो रहा है, क्योंकि क्या होता है कि वो 8-9% से लोन वहाँ से लेगा और वो पूरा क्लियर आउट करेगा आपका लोन। तो आपको जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 5 साल 10 साल जो मिलता था, वो पूरा इंटरेस्ट आपका चला जाएगा। तो ये थोड़ा सा निगेटिव ये अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में अभी हो रहा है। लेकिन वो बोलते हैं कि दिस इज़ हाउ द नॉर्म्स इज़, क्योंकि उनके भी कुछ रोट होते हैं। अगर मान लो कि पहले आपने इंडिया शेल्टर से लोन लिया हुआ है और आपको BT आउट करना है, तो वो 5% से 6% तक उनका कुछ रेट है, जिसके हिसाब से वो लोग करते हैं। तो ये बैलेंस ट्रांसफर आउट भी अभी थोड़ा सा हेडेक बनते जा रहा है। और थोड़ा कॉनकॉल ने उन्होंने एक बात बताया कि कुछ ज्योग्राफी में उनको स्ट्रेस लग रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर था और 25-26 का जो फाइनेंशियल ईयर है, तो वो उसमें डिफरेंस है, ऐसा उन्होंने मैनेजमेंट ने कहा है। उन्होंने एक सेंटेंस लिखा है उस कॉनकॉल में कि द प्रीवियस ईयर वॉज बेटर दैन दिस ईयर, बिकॉज प्रीवियस ईयर्स में कलेक्शन में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उन्होंने माना है कि कलेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसीलिए उनका 1+30 DPD बकेट है, वो थोड़ा सा 100 बेसिस पॉइंट से ऊपर गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस के ऊपर। तो उनको थोड़ी दिक्कत है। मतलब आप जो पैसा लोन में दे रहे हो, उसको थोड़ा वापस आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम है। होपफुली उन्होंने कहा है कि Q4 इज़ ऑलवेज बेटर देन द Q3 फॉर अस। तो उनका कहना है कि ये जो कलेक्शन इफिशिएंसी का थोड़ा बहुत जो मार्जिनल प्रॉब्लम चल रहा है, वो नेक्स्ट क्वार्टर में आपको सॉर्ट आउट होता हुआ दिखेगा। सो वी नीड टू बिलीव ऑन देम एंड होपफुली दे से व्हाट दे टॉक। सो
ये थोड़ी सी एक चीज़ थी जो मुझे ये लगी कि 30+ DPD थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, लेकिन इट्स ओके। क्रेडिट कॉस्ट जो साइकिल है वो भी थोड़ी सी लिमिटेड है। वो कॉस्ट टू AUM का जो परसेंटेज है उसको भी थोड़ा सा अच्छे तरीके से ये लोग मैनेज कर रहे हैं, एंड दे आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल। इस स्पेस में जो बाकी कंपनी उसके ऊपर आते हैं, होम फर्स्ट फाइनेंस के ऊपर आप अगर आओगे, या जो दूसरी कंपनी है जिनका आप देखोगे कि डिसबर्समेंट 18% से बढ़ा है, जो आप AUM ग्रोथ बोलते हैं वो 28% से बढ़ा है, और पैट की ग्रोथ लगभग 22% से बढ़ी है। तो मतलब होम फर्स्ट फाइनेंस भी एक अच्छी कंपनी है, लेकिन उनका जो ROE का परसेंटेज है तो वो अभी 14-15 मतलब 16%, आई थिंक 15% ही है उनका भी कुछ। लेकिन उनका कहना है कि आगे आने वाले समय में उनको डेट इशू करना पड़ेगा या इक्विटी रेज करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रोथ का परसेंटेज ज़्यादा है, 28% से ग्रोथ कर रहा है, 30% से ग्रोथ कर रहा है। तो उनका कहना है कि ये ROE का परसेंटेज आगे जाते हुए उतना नहीं जाएगा, क्योंकि हम इक्विटी इशू करेंगे तो ROE के फॉर्मूले के अनुसार थोड़ा सा ROE घट भी जाता है एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। तो वहाँ पर आप देखोगे, आपको समझना पड़ेगा कि वहाँ पर उनका कहना है कि हम 18-19% तक चले जाएंगे। लेकिन ये जो एस्टर, ये इंडिया शेल्टर जैसी कंपनी है, उनका कहना है कि 3 साल में हम 22% की ROE तक, 15 से 22 जाएंगे, ये 15 से 16 जाएंगे। तो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मतलब ROE जितना ज़्यादा अच्छा बढ़ेगा उतना ज़्यादा मतलब वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करते चली जा रही है। और उनकी हिस्ट्री है, जैसे उनके चेयरमैन जो है ग्रू फाइनेंस से आए हुए हैं, तो उनका एक बेनिफिट है कि उन्होंने पहले इस सारी चीज़ों को देखा हुआ है। तो उनका कहना है कि हम 15% के ROE को 3 साल में 22% तक लेना चाहते हैं, लेकिन होम फर्स्ट का बोल रहा है कि 15% से 18% चले जाएगा। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है। हालांकि और एक थोड़ा सा मेजर डिफरेंस है होम फर्स्ट और इंडिया शेल्टर्स में, क्योंकि इसका जो वेस्टब्रिज करके प्राइवेट इक्विटी प्लेयर जो है वो भरा पड़ा हुआ है इंडिया शेल्टर में। 46% का वहाँ पर स्टेक है वेस्टब्रिज का। प्रॉब्लम ये होगा कि आगे जाके जो स्टॉक ऊपर चले जाएगा तो ये वेस्टब्रिज भी अपना माल बेचने के लिए चला जाएगा। तो ये सबसे बड़ी थोड़ी सी दिक्कत जो आप मुझे बोलोगे इसमें रिस्क क्या है, तो रिस्क ये है कि वेस्टब्रिज का परसेंटेज 46% है, वो आगे जाकर बेच भी सकता है अपने शेयर्स को। तो वो थोड़ा रिटेलर के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर मान लो कि स्टॉक अभी लिस्टेड हुआ है, थोड़ा बहुत साइडवेज है, लेकिन ऊपर जाते समय अगर इसके डबल टिबल हो गया तो ऑब्वियसली वेस्टब्रिज वहाँ पर स्टॉक अपना माल बेचने आएगा। जहाँ पर आपको पहली सूचना मिलेगी कि वेस्टब्रिज माल अपना हटा रहा है, तो दैट विल बी द लाइट सिग्नल फॉर दिस। बिकॉज आवास फाइनेंशियल में भी एक प्राइवेट इक्विटी था जो मैं भूल गया उसका नाम, तो उसकी वजह से भी स्टॉक बहुत समय से साइडवेज ही रहा। आप होम फाइनेंस के ऊपर चले जाओगे, होम फाइनेंस कंपनी अच्छी है, परफॉर्म अच्छी कर रही है, वहाँ पर भी 2 प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स थे, लेकिन उन्होंने अपना माल अभी बहुत समय से, मतलब ये मुझे लगता है पिछले 1 साल से माल को अपना कम करके कम किया है। तो बहुत सारे DIIs ने, FIIs ने माल को खरीदा है, तो उन्होंने ऊपर जाके उस सारी चीज़ को बेचा है। ये सारी कंपनी अच्छी होती है, लेकिन इसमें जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है ना, वो कभी बेचने आ जाएगा, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम वहाँ पर हो जाता है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी अच्छी होती है, क्योंकि प्राइवेट इक्विटी को एक समय तक रुकना है, पैसे कमाने, वापस चले जाना है, लेकिन वो माल किसको बेचेगा? रिटेलर को, DIIs को, FIIs को ही बेचेगा ना। तो इसीलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि प्राइवेट इक्विटी प्लेयर बहुत पहले आ चुका होता है। जैसे इंडिया शेल्टर में 2015-2020 से ही 21 में कुछ एज अ प्रोमोटर टिक बाय हुआ था वो वेस्टब्रिज वहाँ पर। तो 2021 से उस बिजनेस में IPO अभी आया है कुछ सालों पहले। तो नॉर्मली ये है कि प्राइवेट इक्विटी प्लेयर 1-2-3 साल में चले जाते हैं, तो उनका एक हैंगओवर स्टॉक में रहता है। तो आपको वो चीज़ थोड़ी सी केयरफुली वॉच आउट करनी है। तीसरी चीज़ आती है कि एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर। एप्टस वैल्यू फाइनेंस भी अच्छी कंपनी है। आप अगर देखो कि 22% से कुछ AUM ग्रोथ बढ़ी है उसकी, 15,000 मार्केट करोड़ की आपकी कंपनी है। डिसबर्समेंट में भी कुछ 18% की ग्रोथ देखी गई है, 18% की प्रॉफिट की ग्रोथ है। तो अच्छी कंपनी है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस। और एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस जो है वो साउथ इंडिया से शुरू हो गई, पूरे इसमें ग्रो करना चाहती है। लेकिन मुझे लगता है मेरे हिसाब से नंबर 1 प्लेयर इज़ ऑलवेज बीन द इंडिया शेल्टर्स, नंबर 2 इज़ एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, और नंबर 3 इज़ होम फर्स्ट फाइनेंस। बिकॉज होम फर्स्ट फाइनेंस के ROE में थोड़ी सी दिक्कत मुझे लग रही है कि उन्होंने जो कहा है कि ROE इतना ज़्यादा उतना बढ़ेगा नहीं, और बहुत सारे इशू करेंगे, लेकिन फिर भी कंपनी अच्छी है। इट्स अ वंडरफुल कंपनी टू बी इन। नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन ऑन दिस वन। तो इस सारे स्पेस को थोड़ा एनालाइज करना मेरी रिक्वेस्ट है, कि थोड़ा कॉल पढ़ना होम फर्स्ट फाइनेंस का, इंडिया शेल्टर्स का। आपको भी कुछ अच्छे पैरामीटर लगे तो मुझे प्लीज़ बताना। सो आई थिंक वी कैन ऑल लर्न टुगेदर ऑन दिस वन। सो इट इज़ मोटा मोटी इट्स अ गुड कंपनीज टू लुक at this point in time, and apart from the hangover of the private equity players, and everything looks to be in control, they are doing well, growth भी अच्छा बढ़ रहा है, और आगे जाते हुए उन्होंने कहा है कि अच्छा ग्रोथ भी करेंगे 30-35% से। तो यही था आज के वीडियो के लिए। होप यू लाइक माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू हैव एनी कमेंट देन प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे गाइस।